नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। अथर्व एजुकेटर के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। दोस्तों, अभी तक संविधान की इस यात्रा में हमने लगभग 9 से 10 घंटे का सफ़र तय कर लिया है और इस बीच हमने भारत के संवैधानिक इतिहास के साथ साथ संविधान सभा व संविधान के निर्माण को भी देखा और समझा। साथ ही हमने संविधान के उन स्रोतों पर भी चर्चा करी जहां से भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण प्रावधान लिए गए हैं। और आज के सेशन का हमारा टॉपिक है संविधान की विशेषताएं, साइलेंट फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो प्रारंभ करते हैं दोस्तों आज का सेशन और लिखते हैं हम अपने संविधान की पहली विशेषता। भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा व लिखित संविधान है। भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा व लिखित संविधान है। लिखित संविधान का क्या तात्पर्य है? तो दोस्तों, लेखन के अनुसार संविधान को कई तरीके से बांटा गया है, जिसमें से एक प्रकार होता है कि लेखन के अनुसार संविधान कितने प्रकार का होता है। तो लेखन के अनुसार संविधान को दो भागों में बांटा जाता है। संविधान को दो भागों में बांटा जाता है। बांटा जा सकता है। पहला हो गया आपका लिखित संविधान और दूसरा हो गया अलिखित संविधान। यानी लेखन के अनुसार संविधान को दो भागों में बांटा जा सकता है। सीधी सी बात है, जो लिखा हुआ है उसे हम कह देंगे लिखित संविधान और जो लिखा हुआ नहीं है वह कहलाएगा अलिखित संविधान। लिखित संविधान जैसे कि यूएसए हो गया, इंडिया हो गया, फ्रांस हो गया। और अलिखित संविधान का सबसे बड़ा एग्जाम्पल है ब्रिटेन। देखिए, ब्रिटेन की संविधान का भारतीय संविधान पर बहुत ज़्यादा प्रभाव है। हम कह सकते हैं कि भारत शासन अधिनियम 1935 के बाद यदि किसी का भारतीय संविधान पर सर्वाधिक प्रभाव है तो वो ब्रिटेन के संविधान का है। आश्चर्य की बात है कि भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है, जबकि ब्रिटेन का संविधान अलिखित है। वहाँ संविधान परंपराओं पर, अधिनियमों पर आधारित है, जबकि भारत का संविधान या अमेरिका का संविधान स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है। तो लेखन के अनुसार संविधान दो प्रकार के होते हैं, लिखित संविधान और अलिखित संविधान। तो भारत के संविधान की पहली विशेषता है कि भारत का संविधान लिखित संविधान है और दूसरी विशेषता है कि भारतीय संविधान विश्व का सबसे बड़ा संविधान है। यह विश्व का सबसे बड़ा संविधान है। सबसे बड़ा संविधान है जिसमें लगभग 395 अनुच्छेद, 395 आर्टिकल, 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 12 अनुसूची हैं। 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 12 अनुसूची शामिल हैं। यहीं आप एक छोटा सा नोट लिख लीजिए। निर्माण के समय
संविधान में 8 अनुसूचियां थीं। यानी आप कह सकते हैं कि 9वीं अनुसूची, 10वीं अनुसूची, 11वीं अनुसूची और 12वीं अनुसूची बाद में जोड़ी गई हैं संशोधन के माध्यम से। लेकिन प्रश्न उठता है कि भारत का संविधान आखिर इतना बड़ा क्यों है? तो भारतीय संविधान के विस्तृत होने के पीछे निम्नलिखित कारण हैं। विस्तृत होने के पीछे निम्नलिखित कारण हैं। जिसमें से पहला आता है आपका भौगोलिक कारण। पहले को आप कह सकते हैं भौगोलिक कारण। इसमें आप लिखिए भारत का विस्तार। भारत का विस्तार और विविधता। जनसंख्या की दृष्टि से देखा जाए तो भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा संविधान है, देश है, और बढ़ती हुई जनसंख्या में तो प्रथम नंबर पर है। जबकि क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए तो भारत विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। यानी इतने बड़े देश का संविधान बनाया जा रहा है और उसके बाद भी भारत में अलग अलग धर्म के लोग, अलग अलग संस्कृति के लोग, अलग अलग जातियों के लोग, अलग अलग रीति रिवाज को मानने वाले, उनका अनुसरण करने वाले लोग इस देश में रहते हैं, जिनकी सोच में, उनके आचार में, उनके व्यवहार में बहुत बड़ा अंतर है। उसके बावजूद हम कहते हैं कि भारत अनेकता में एकता का देश है, यानी इसके विविधीकरण में भी एकीकरण है। तो इतने बड़े देश का यदि हमें संविधान बनाना है और भारतीय को एक करना है तो संविधान का विस्तृत होना तो स्वाभाविक है। तो पहला कारण तो हो गया भारत का विस्तार और विविधता। अगर हम इसके दूसरे कारण पर नजर डालें तो केंद्र व राज्य के लिए एकल संविधान। केंद्र व राज्यों के लिए एकल संविधान। इसके बड़े होने का दूसरा कारण होगा कि केंद्र और राज्यों के लिए एक ही संविधान है, एकल संविधान। अगर हम भारत के संविधान पर नजर डालें तो आप पाओगे कि भारत जैसे विशाल देश में, क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां सबसे बड़ा देश है, उसमें संपूर्ण देश के लिए एक ही संविधान है। और वहीं अमेरिका जैसे देश में केंद्र और राज्य के लिए अलग अलग संविधान हैं। वहाँ लगभग 50 संविधान हैं, एक संविधान केंद्र का और 50 राज्यों के अलग संविधान। जबकि भारत में केंद्र हो या राज्य, सभी के लिए एक ही संविधान है। तो आप यूएसए के संविधान को देखें तो आप पाएंगे कि वो आकार में बहुत छोटा है, मात्र 7 अनुच्छेद। क्यों? क्योंकि यूएसए में राज्य और केंद्र के लिए अलग अलग संविधान है। तो बहुत से महत्वपूर्ण प्रावधानों को केंद्र के संविधान में नहीं लिखा गया। क्यों? क्योंकि उन्हें तो राज्यों पर छोड़ दिया गया कि अगर आपको अच्छा लगता है, आपके राज्यों की जनता के लिए ये बेहतर है, तो आप अपने संविधान में लिखिए। नहीं है, आपकी मर्जी नहीं है तो आप उसे मत लिखिए। वहाँ राज्यों के पास अधिक शक्ति है, जबकि भारत में केंद्र शक्तिशाली है। भारत में राज्यों का अपना कोई संविधान नहीं है। अतः हमने उन सभी प्रावधानों को केंद्र के संविधान में, या भारत का तो एक ही संविधान है, उसमें शामिल किया, जिस वजह से भारत के संविधान का आकार बढ़ता चला गया और ये विश्व का सबसे बड़ा संविधान बन गया। तो पहला कारण हो गया भौगोलिक कारण, दूसरा हो गया केंद्र और राज्य के लिए एकल संविधान, तीसरा कारण है संविधान पर भारत शासन अधिनियम 1935 का प्रभाव।
संविधान पर भारत शासन अधिनियम 1935 का प्रभाव। भारत शासन अधिनियम 1935 का प्रभाव। मैंने आपको बताया था जब भारत शासन अधिनियम 1935 पढ़ रहे थे कि आज़ादी के पूर्व के अधिनियमों में सबसे बड़ा अधिनियम था। उसमें भी 300 से अधिक अनुच्छेद थे और लगभग 60 से 65% को सीधे सीधे भारतीय संविधान ने ग्रहण कर लिया। तो वो अधिनियम ही इतना बड़ा था और उसका 60 से 65% हिस्सा हमने अपने संविधान में ग्रहण कर लिया और इसके अलावा हमने अपने और उससे हटकर भी अनुच्छेद लिखे। तो जिस वजह से भारत का संविधान बहुत बड़ा हो गया। तो तीसरा कारण है संविधान पर भारत शासन अधिनियम 1935 का प्रभाव। और यदि चौथे और अंतिम कारण को देखें, इसके अलावा भी कुछ और कारण हो सकते हैं लेकिन मुख्य कारण यही चार हैं। तो चौथे कारण को देखें तो आप पाएंगे कि संविधान सभा में कानून विशेषज्ञों का प्रभुत्व। संविधान सभा में कानून विशेषज्ञों का प्रभुत्व। ये थोड़ा सा अजीब लग रहा होगा कि कानून विशेषज्ञों का यदि प्रभुत्व है तो उससे संविधान इतना बड़ा क्यों हो गया। तो एक कहावत है ना, जहां चार चतुर मिल जाएं वहीं ज्ञान सभा बैठ जाती है। यही हाल कुछ भारतीय संविधान के साथ हुआ। संविधान सभा के कई सदस्य कानून के कद्दावर जानकार थे अतः उनके ज्ञान व अनुभव का फायदा भारतीय संविधान को हुआ। अन्य देश के संविधान में जिन बातों को भविष्य की विधि के भरोसे छोड़ दिया जाता था कि ठीक है आगे आने वाली पीढ़ी को जैसा उचित लगे वो वैसा कर लेगी, वहीं भारत के संविधान निर्माताओं का प्रयास था, भाई इतने बड़े बड़े कानून के जानकार थे तो उन्हें भविष्य में होने वाली घटनाओं का भी अंदाजा था। तो उनका प्रयास था कि कोई भी छोटा या बड़ा प्रावधान छूटे नहीं ताकि भविष्य में कोई विवाद की स्थिति उत्पन्न न हो। देखिए अपने उस स्तर पर उन्होंने एक बेहतरीन संविधान भारतीयों को दिया है। आज भी जो घटनाएं घटित होती हैं, आप संविधान का विश्लेषण करें तो आप पाएंगे कि संविधान सभा के उन माननीय सदस्यों ने इसका अंदाजा तभी लगा लिया था। तो इन सभी कारणों की उपस्थिति के कारण भी भारत का संविधान विश्व का सबसे विस्तृत संविधान बन गया है। भाई सारे प्रावधानों का आप शामिल करते चले गए तो आकार तो बढ़ ही जाएगा ना। तो संविधान की पहली विशेषता, अब ध्यान दीजिए संविधान की विशेषताओं पर हम बात कर रहे थे। संविधान की पहली विशेषता थी भारतीय संविधान विश्व का सबसे बड़ा व लिखित संविधान है। अभी तक हमने बस पहली विशेषता पढ़ी है। अब हम चलेंगे दूसरी विशेषता की ओर। तो संविधान की दूसरी विशेषता है संविधान के प्रावधान विभिन्न स्रोतों से लिए गए हैं। संविधान के प्रावधान विभिन्न स्रोतों से लिए गए हैं। संविधान के प्रावधान विभिन्न स्रोतों से लिए गए हैं। इस विषय में हम पूरे विस्तार से चर्चा कर चुके हैं। हमने एक टॉपिक अलग से पढ़ा था संविधान के विभिन्न स्रोत, और तब मैंने आपको बताया था कि भारत के संविधान के अधिकांश प्रावधान भारत शासन अधिनियम 1935 से लिए गए हैं। और इसके अलावा हमने उन सभी देशों को देखा जहां से हमने कुछ भी ग्रहण किया है, पूरे विस्तार से पढ़ा था हमने। तो वो सब यहाँ पे मैं दोबारा से डिस्कस नहीं करने जा रहा।
तो हमने अलग अलग देशों से, हमने 60 से 65 हिस्सा भारत शासन अधिनियम 1965 से उठा लिया, 35 से उठा लिया। फिर हमने ब्रिटेन के संविधान से बहुत कुछ ले लिया, अमेरिका के संविधान से, रशिया के संविधान से, आयरलैंड के संविधान से, दक्षिण अमेरिका के, अफ्रीका के संविधान से, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। यानी विश्व के हर बड़े संविधान को, कहते हैं 60 देशों का संविधान का अध्ययन करा था संविधान सभा या प्रारूप समिति के सदस्यों ने। तो हर बड़े देश के संविधान से हमने कुछ ना कुछ उठा लिया। इसी कारण संविधान की आलोचना करते समय भारतीय संविधान को आलोचक कहते हैं कि क्या बनाया क्या है आपने, ये तो आपने कट और पेस्ट किया है। यानी आपने अमेरिका का संविधान लिया और वहाँ से आपने प्रावधानों को कट कर लिया। हालांकि उस जमाने में कंप्यूटर नहीं हुआ करता था, तो ये कट पेस्ट कंप्यूटर की भाषा है, पर ये तो आलोचक आधुनिक जमाने के हैं ना, तो ये उस भाषा का प्रयोग कर रहे हैं कि कट किया वहाँ से और पेस्ट कर दिया आपने भारतीय संविधान में। इससे आगे बढ़ के कहते हैं कि आपने तो उधार ले लिया हर देश से संविधानों के किसी न किसी प्रावधान को, आपका संविधान थोड़ी है, ये तो उधार का संविधान है। या फिर कह दो आपने 1935 का एक्ट उठाओ, उसकी फोटोकॉपी करा लो, बन गया भारत का संविधान। इसको नोट कर लीजिए। इसी कारण संविधान की आलोचना करते समय आलोचक भारतीय संविधान को उधार का संविधान, कट एंड पेस्ट, 1935 के एक्ट की प्रतिलिपि, 1935 के अधिनियम की प्रतिलिपि, इसके साथ ही वो इसे अभारतीय या अन इंडियन भी बताते हैं। क्यों कहते, वो उनका कहना है कि आपने इसमें भारतीय शामिल ही क्या किया है। 1935 का अधिनियम अंग्रेजों ने बनाया था, बाकी आपने ब्रिटेन के संविधान से, अमेरिका के संविधान से, आयरलैंड के संविधान से उठा लिया। तो आपने इसमें अपना क्या डाला, इसमें भारत का तो कुछ है ही नहीं। वह कहते हैं कि इसमें भारत का गांधी तक तो नज़र नहीं आते, गांधी के आदर्श, गांधी की विचारधारा भी हमें संविधान में नज़र नहीं आती। तो ये संविधान भारतीय नहीं है। ऐसा लग रहा है जैसे अंग्रेजों ने इस संविधान का निर्माण किया। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, आलोचक कहते हैं। उनकी बातों का जवाब दिया है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने, तो उसे भी हम पढ़ेंगे। आप यहाँ लिख लीजिए अन इंडियन। देखिए कट पेस्ट जो है वो आधुनिक इतिहासकारों ने आलोचना करते समय इस वर्ड को यूज करा है, पर उस समय संविधान सभा में भी आलोचक थे। संविधान सभा में जो संविधान का निर्माण कर रहे हैं, भाई सभी की विचारधारा एक जैसी नहीं थी ना, तो कुछ जब प्रावधानों को उठाते थे दूसरे संविधान से और भारतीय संविधान में लिखते थे, तो उस समय भी आलोचक कहते थे कि आप कर क्या रहे हो, ये तो आप उधार ले रहे हो संविधानों से। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने 25 नवंबर 1949 को भाषण देते हुए इसी बात का जवाब दिया था। और ये तिथि याद रखिएगा, 25 नवंबर 1949 को जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भाषण दिया था, उसे तानाशाही का व्याकरण या अराजकता का व्याकरण कहते हैं। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भाषण देते हुए कहा था कि आज जब हम भारत के संविधान का निर्माण कर रहे हैं, तब विश्व के हर बड़े देश के पास अपना संविधान है, और वे सभी प्रावधान जो किसी देश को चलाने के लिए आवश्यक होते हैं वो उन संविधानों में हैं। तो क्या केवल वो उन संविधानों में प्रावधान है इसलिए हम छोड़ दें, हम उन प्रावधानों को अपने संविधान में शामिल ही न करें, तो फिर हमारा संविधान कचड़े से ज़्यादा नहीं होगा। हमारी मजबूरी है कि हम उन प्रावधानों को शामिल करें, क्योंकि यदि ये संविधान हमारे सामने नहीं होते और हम अपना एक नया संविधान बनाते,
तब भी हम इन्हीं प्रावधानों का निर्माण करते। इन प्रावधानों का संविधान में होना अवश्यंभावी है, इसे टाला नहीं जा सकता। तो आप नोट कीजिए, इन सभी आलोचनाओं का जवाब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने 25 नवंबर 1949, देखिए 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान बनकर तैयार होगा, तो ये तिथि आपको याद करने में ज़्यादा तकलीफ नहीं आएगी। 25 नवंबर 1949 को दिए अपने भाषण में दिया, यानी इन सभी आलोचनाओं का जवाब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने 25 नवंबर 1949 को दिए, अपने भाषण में दिया। भीमराव अंबेडकर के इस भाषण को तानाशाही का व्याकरण, तानाशाही या आप अराजकता भी कह सकते हैं, अराजकता का व्याकरण, ग्रामर ऑफ एनार्ची, कहा जाता है। डॉक्टर अंबेडकर का कहना था, शॉर्ट में लिख लीजिए, डॉक्टर अंबेडकर का कहना था, क्योंकि सीधे मैं उनका कोटेशन लिखवा दूंगा तो हो सकता है कि आपको आज तो याद रहे, पर आप जब एग्ज़ाम के टाइम में अपने नोट्स देखें तो आपको ये समझ ना आए, तो इसलिए आप नोट कर लीजिए कि डॉक्टर अंबेडकर का कहना था कि आज जब भारत के संविधान का निर्माण हो रहा है, आज जब भारत के संविधान का निर्माण हो रहा है, तब विश्व के लगभग सभी बड़े देशों के पास, तब विश्व के लगभग सभी बड़े देशों के पास स्वयं का अपना संविधान है। आज जब भारत के संविधान का निर्माण हो रहा है तो विश्व के लगभग सभी बड़े देशों के पास स्वयं का संविधान है, और विश्व के वे सभी प्रावधान जो एक सभ्य देश के संविधान में होने चाहिए, सभ्य देश के संविधान में होने चाहिए, वे इन संविधानों में हैं।
तो ऐसे में नया संविधान बनाना संभव नहीं। ऐसे में नया संविधान बनाना संभव नहीं। इन प्रावधानों को हमें अपने संविधान में शामिल करना ही होगा। इन प्रावधानों को हमें अपने संविधान में शामिल करना ही होगा। अपने संविधान में शामिल करना ही होगा। इसके बाद उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था जो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको स्टार कर लीजिए, इंपॉर्टेंट कर लीजिए, डबल मार्क कर लीजिए, कुछ भी कर लीजिए आप, आपको याद रखना है। अंबेडकर ने कहा था, अंबेडकर ने कहा कि किसी भी देश के संविधान के अच्छे प्रावधानों को ग्रहण करना साहित्यिक चोरी नहीं है। तो हमने भी कोई अपराध नहीं किया है। किसी भी देश के, स्टेटमेंट याद रखना है हमेशा, जो भी स्टेटमेंट मैं आपको जहां कहीं भी नोट करा रहा हूं वो याद रखिएगा, सीधे पूछे जाते हैं। किसी भी देश के संविधान के अच्छे प्रावधानों को ग्रहण करना साहित्यिक चोरी नहीं है। ठीक है, तो पहली विशेषता हो गई कि भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा और लिखित संविधान है, और दूसरी विशेषता हो गई कि संविधान के अधिकांश प्रावधान दूसरे देशों से ग्रहण किए गए हैं। ठीक है, तीसरी विशेषता है कि भारत का संविधान नम्यता और अनम्यता का समन्वय है। पहले आप नोट कर लीजिए, भारत का संविधान नम्यता और अनम्यता का समन्वय है। नम्यता और अनम्यता, नम्यता मतलब कठोरता और अनम्यता मतलब थोड़ा लचीलापन। अगर संविधान को कठोरता के आधार पर बांटा जाए, जैसे हमने लेखन के आधार पर बांटा था, अगर संविधान को संशोधन की प्रक्रिया के आधार पर बांटा जाए तो आप उसे दो भागों में बांट सकते हैं। एक, या फिर कठोरता के आधार पर बांटे तो दो भागों में बांट सकते हैं। एक होता है कठोर संविधान और एक होता है लचीला संविधान। संशोधन की प्रक्रिया के आधार पर बांटना का तात्पर्य है कि जिन संविधानों में संशोधन करना आसान है उन्हें लचीला संविधान कहते हैं। जैसे कि ब्रिटेन का संविधान, भाई ब्रिटेन का संविधान लिखा हुआ ही नहीं है, तो आप कोई भी ऐसा अधिनियम या प्रावधान बना दीजिए, हो गया संशोधन, परंपराओं पर चलता है वहां तो। लेकिन यदि संशोधन करना कठिन है तो वो कहलाता है कठोर संविधान। जैसे कि अमेरिका का संविधान, अमेरिका के संविधान में मात्र 7 प्रावधान हैं और संशोधन वहां पर बहुत कम हुए हैं, किए ही नहीं जाते वहां संशोधन, इक्का दुक्का। क्यों? क्योंकि वहां संशोधन करना बहुत कठिन है। संशोधन करने के लिए विशेष बहुमत की आवश्यकता पड़ती है। पहले इसे नोट कीजिए, फिर भारत के संविधान की स्थिति को समझते हैं। संविधान संशोधन की प्रक्रिया के आधार पर संविधान को दो भागों में बांटा जाता है।
संविधान संशोधन की प्रक्रिया के आधार पर संविधान को दो भागों में बांटा जाता है या बांटा जा सकता है। पहला हो गया कठोर संविधान, कठोर संविधान, और दूसरा हो गया लचीला संविधान। लचीला संविधान वो संविधान जहां संशोधन करना बहुत आसान हो, यानी संशोधन करने के लिए साधारण बहुमत चाहिए। अगर 100 लोग हैं तो 51 लोग मिल जाए तो बहुमत मिल गया, एक ज़्यादा भी हो जाए। तो संशोधन करने के लिए सदन के साधारण बहुमत की आवश्यकता है, सदन के साधारण बहुमत की आवश्यकता। जबकि कठोर संविधान में कुछ विशेष बहुमत किया जाता है कि ऐसे ऐसे बहुमत हमें चाहिए। जैसे अब भारत के संविधान को देखा जाए तो आप कह सकते हैं कि सदन का बहुमत और उपस्थित व मतदान करने वालों को 2/3 बहुमत। अब ये क्या है, इसको जब हम संशोधन पढ़ेंगे तब मैं आपको पूरी विस्तार से समझाऊंगा। अभी तो आप इतना समझ लीजिए कि संशोधन करने के लिए विशेष बहुमत की आवश्यकता है। संशोधन करने के लिए विशेष बहुमत की आवश्यकता। विशेष बहुमत की आवश्यकता, ठीक है। अगर भारत के संविधान को हम देखें तो देखेंगे कि भारत में कुछ संविधान तो ऐसे हैं जिनमें आप साधारण बहुमत से ही संशोधन कर सकते हैं, जबकि कुछ प्रावधान ऐसे हैं जहां विशेष बहुमत की आवश्यकता पड़ती है, और उसके अलावा कुछ प्रावधान ऐसे हैं जहां अति विशेष बहुमत की, यानी उनमें संशोधन करना मुश्किल है, टफ है, ठीक है। तो उनमें संशोधन करना बहुत ज़्यादा टफ है, और कुछ ऐसे हैं जो आसानी से हो जाते हैं। यानी कि भारत का जो संविधान है वो न तो नम्य है और ना ही अनम्य है, यानी नम्यता और अनम्यता, नम्यता और अनम्यता का समन्वय है। भारत का संविधान लचीला भी है कुछ प्रावधानों में, और कुछ प्रावधानों में वो बहुत ज़्यादा कठोर भी है, ठीक है। तो यहाँ नोट डाल के लिख लीजिए, भारत का संविधान अंशतः कठोर, अंशतः कठोर, इसी को आप अनम्य भी कह सकते हैं, वह अंशतः लचीला, यानी थोड़ा सा तो कठोर है और थोड़ा लचीला है। कुछ प्रावधानों को आप बहुत आसानी से संशोधित कर सकते हैं और कुछ को संशोधित करना बहुत मुश्किल है। इसके अलावा चौथी विशेषता संविधान की यदि हम देखें तो वो होती है एकल नागरिकता। देखिए, इसमें ज़्यादा लिखने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि नागरिकता टॉपिक हम अलग से पढ़ेंगे। अभी आप इतना समझ लीजिए कि अमेरिका और भारत का या ब्रिटेन का एग्जाम्पल लें। पहले आप अमेरिका और ब्रिटेन का ले लीजिए तो आप देखेंगे कि अमेरिका में दोहरी नागरिकता है, यानी वहाँ पर केंद्र की नागरिकता अलग मिलती है और राज्यों की नागरिकता अलग मिलती है, जबकि भारत या ब्रिटेन में एकल नागरिकता का प्रावधान है। यहाँ पे हम आम बोलचाल में कह देते हैं कि मैं यूपी से हूँ, मैं एमपी से हूँ, लेकिन बाहर जाकर क्या कहते हो, मैं भारतीय हूँ, आई एम एन इंडियन। क्यों? क्योंकि भारत में एक ही नागरिकता है। तो संविधान की दूसरी विशेषता है, चौथी विशेषता है कि भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान है। यहाँ पर राज्यों की अलग से कोई नागरिकता नहीं होती। पांचवी विशेषता पर यदि हम गौर करें तो पांचवी विशेषता होती है सरकार का संसदीय रूप। सरकार का संसदीय रूप।
जब हम स्रोत पढ़ा रहे थे तब मैंने आपको बताया था कि संसद, भारत में संसद प्रणाली है, और ये जो संसदीय प्रणाली है ये हमने ब्रिटेन से ग्रहण करी है। पर ये संसदीय प्रणाली होती क्या है, तब हमने इस विषय पे कोई चर्चा नहीं करी थी। तो अभी आप देखिए, नोट कीजिए पहले कि लोकतंत्र में दो प्रकार की शासन प्रणाली होती हैं। जब भारत का संविधान बन रहा था तो संविधान निर्माताओं के सामने एक समस्या थी कि इन दोनों में से कौन सी शासन प्रणाली को अपनाएं। तो वे शासन प्रणाली कौन कौन सी हैं, पहले तो आप उन्हें समझ लीजिए। पहली होती है अध्यक्षीय प्रणाली। अध्यक्षीय प्रणाली, अध्यक्षीय प्रणाली का सबसे बड़ा एग्जाम्पल है अमेरिका। यानी अमेरिका में अध्यक्षीय प्रणाली चलती है, तो इसका एग्जाम्पल है यूएसए। अध्यक्षीय प्रणाली में क्या होता है कि जो राष्ट्रपति होता है वे जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होता है। आपने देखा होगा ना, अमेरिका में राष्ट्रपति के चुनाव होते हैं हर 4 साल पे, और सीधे जनता ही वोट डालती है। तो राष्ट्रपति जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित। और संसदीय प्रणाली, दूसरी प्रणाली संसदीय प्रणाली होती है। संसदीय प्रणाली में क्या होता है कि जो राष्ट्रपति है या जो अध्यक्ष होता है राष्ट्र का, वो अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होता है। भारत में होता है ना अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित, एक निर्वाचक मंडल होता है जिसमें दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, पुडुचेरी और जम्मू कश्मीर की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। हालांकि आजकल जम्मू कश्मीर में विधानसभा नहीं है, पर दिल्ली और पुडुचेरी की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। जम्मू कश्मीर भी यूटी बन गया तो माइंड में रह गया मेरे। जो अभी प्रावधान है वो ये है कि संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, और दिल्ली और पुडुचेरी की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, ये मिलकर के राष्ट्रपति का चुनाव करते हैं भारत में। तो भारत में राष्ट्रपति जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित नहीं होता। क्यों? क्योंकि भारत में संसदीय प्रणाली है। ठीक है। और अध्यक्षीय प्रणाली में क्या होता है, कार्यपालिका विधायिका से स्वतंत्र होकर कार्य करती है। विधायिका से स्वतंत्र होकर कार्य करती है। लोकतंत्र के 3 स्तंभ होते हैं, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। विधायिका का कार्य विधि बनाना होता है, जिसमें संसद के दोनों सदन आते हैं अगर हम संघ लेवल पे बात करें, केंद्र के स्तर पे बात करें। और कार्यपालिका जिसका काम उन विधियों को, उन कानूनों को पालन कराना होता है, जिसमें प्रधानमंत्री, मंत्री आते हैं। राष्ट्रपति या अध्यक्ष जो होता है राष्ट्र का, वो कार्यपालिका का हेड होता है। तो अध्यक्षीय प्रणाली में तो वो वास्तविक हेड होता है, वहां पर राष्ट्रपति ही सर्वे सर्वा होता है। जबकि संसदीय प्रणाली में वो नाम मात्र का हेड होता है, और वास्तविक शक्ति किसी और के पास होती है, प्रधानमंत्री जिसे हम भारत में कहते हैं। लेकिन इसका क्या तात्पर्य है, कार्यपालिका विधायिका से स्वतंत्र होकर कार्य करती है। तो देखिए, भारत में यदि किसी को, या संसदीय प्रणाली में यदि किसी को कार्यपालिका में शामिल करना है, मंत्री बनाना है, तो उसकी पहली शर्त है कि वे विधायिका का सदस्य होना चाहिए, यानी संसद के सदनों का सदस्य होना चाहिए केंद्र में, और राज्य में राज्य विधानमंडल के सदनों का सदस्य होना चाहिए। यदि वह सदस्य नहीं है तो 6 माह के अंदर, पद ग्रहण करने के 6 माह के अंदर सदस्य बन जाना चाहिए, अन्यथा वह फिर मंत्री पद धारण नहीं कर पाएगा। लेकिन अध्यक्षीय प्रणाली में ये शर्त नहीं है, वहां विधायिका के सदस्यों को मंत्री बनाना आवश्यक नहीं है। देश के किसी भी नागरिक को चाहे तो राष्ट्रपति कार्यपालिका का सदस्य बना सकता है। तो ये कहलाती है अध्यक्षीय प्रणाली। इसका जस्ट अपोजिट हो जाता है संसदीय प्रणाली। समझा तो चुका ही हूं, बस लिखना है। तो लिखिए संसदीय प्रणाली। संसदीय प्रणाली
संसदीय प्रणाली। इसमें वास्तविक और नाम मात्र की कार्यपालिका होती है। वास्तविक हो गया राष्ट्रपति, सॉरी प्रधानमंत्री, और नाम मात्र हो गया राष्ट्रपति। नाम मात्र की कार्यपालिका होती है। नाम मात्र की कार्यपालिका होती है, यानी राष्ट्रपति या राष्ट्राध्यक्ष कह लीजिए, क्योंकि ब्रिटेन में तो राष्ट्रपति नहीं है, वहां पर सम्राट है, तो वहां पर अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित, या ये मत लिखिए आप अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित, क्योंकि ब्रिटेन में निर्वाचित नहीं होता, वहां वंशानुगत होता है। तो कार्य अध्यक्षीय प्रणाली में प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होता है, जबकि संसदीय प्रणाली में अप्रत्यक्ष रूप से भी निर्वाचित हो सकते हैं, वंशानुगत भी हो सकते हैं, पर वास्तविक और नाम मात्र की कार्यपालिका होंगी, दोनों होंगी। वहां पे सम्राट नाम मात्र की कार्यपालिका है और प्रधानमंत्री वास्तविक कार्यपालिका है, जबकि भारत में प्रधानमंत्री वास्तविक कार्यपालिका है और राष्ट्रपति नाम मात्र की कार्यपालिका है। ठीक है। विधायिका के समक्ष कार्यपालिका संयुक्त रूप से उत्तरदायी, संयुक्त रूप से उत्तरदायी। ये जो उत्तरदायी जैसी बात है ना, वो अध्यक्षीय प्रणाली में नहीं होती। इस उत्तरदायित्व से क्या तात्पर्य है कि जब तक संसद में या जब तक विधानमंडल में सरकार के पास बहुमत है, तभी तक वह सत्ता में है। जैसे ही बहुमत चला जाएगा, सरकार गिर जाती है। क्यों? क्योंकि कार्यपालिका विधायिका के समक्ष उत्तरदायी है। संसद पढ़ते समय इस पर हम बहुत विस्तार से चर्चा करेंगे, अभी तो हम सिर्फ विशेषताएं पढ़ रहे हैं, तो थोड़ा शॉर्ट में बस देखते चल रहे हैं। कार्यपालिका का चयन, कार्यपालिका का चयन विधायिका से, अभी अभी समझा चुका हूं कि संसद का सदस्य होना चाहिए, और यदि नहीं है तो पद तो ग्रहण कर सकते हैं, पर 6 माह के अंदर सदस्य बनना होगा। अब देखिए, भारत में और ब्रिटेन में दोनों में संसदीय प्रणाली है, और जो भारत की संसदीय प्रणाली है वो हमने ब्रिटेन से ही ग्रहण करी है। पर ब्रिटेन की संसदीय प्रणाली और भारत की संसदीय प्रणाली में कुछ अंतर है। क्या अंतर है? वही कि जो ब्रिटेन में राष्ट्राध्यक्ष है उसका चुनाव नहीं होता, न प्रत्यक्ष न अप्रत्यक्ष, वह तो वंशानुगत पद है। इसीलिए तो मैंने आपको बताया था कि ब्रिटेन में गणतंत्र नहीं है। क्यों? क्योंकि वहां पर राष्ट्राध्यक्ष का चुनाव नहीं होता, निर्वाचन नहीं होता, जबकि भारत में निर्वाचन होता है, अप्रत्यक्ष ही सही। इसीलिए भारत गणतंत्र राष्ट्र है। इस पर गणतंत्र राष्ट्र पर चर्चा कर चुका हूं मैं पूरे विस्तार से, तो आप नोट कर लीजिए। भारत की संसदीय प्रणाली, भारत की संसदीय प्रणाली ब्रिटेन से ली गई है, परंतु यह पूर्णतः समान नहीं है। परंतु यह पूर्णतः समान नहीं है। इसमें कुछ मूलभूत अंतर हैं। इसमें कुछ मूलभूत अंतर हैं। मूलभूत अंतर हैं। क्या अंतर है? पहला तो ये कि भारत का प्रधान निर्वाचित होता है,
भारत का प्रधान निर्वाचित होता है। इसका तात्पर्य है कि भारत एक गणतंत्र राष्ट्र है। जबकि ब्रिटेन में यह पद वंशानुगत है। ऐसे लिख लीजिए, जबकि ब्रिटेन में यह पद वंशानुगत है। इसका मतलब है कि वहाँ गणतंत्र नहीं है। ब्रिटेन एक गणतांत्रिक राष्ट्र नहीं है। ठीक है। दूसरी बात, भारत की संसद ब्रिटेन की तरह संप्रभु नहीं है। आप एक बार नोट कीजिए पहले, भारत की संसद ब्रिटेन की तरह संप्रभु नहीं है। भारत की संसद ब्रिटेन की तरह संप्रभु नहीं है। देखिए, फिर वही बात आती है, आप एक तरफ रखिए ब्रिटेन के संविधान को और एक तरफ रखिए अमेरिका के संविधान को। तो ब्रिटेन में संसद सबसे ज़्यादा शक्तिशाली है, जबकि अमेरिका में न्यायालय अधिक शक्तिशाली है। ब्रिटेन में संसद ने यदि कोई कानून पारित कर दिया, कोई विधि पारित कर दी या कोई संविधान का संशोधन पारित कर दिया, तो वहां न्यायालय कुछ नहीं कर सकता, कुछ भी नहीं कर सकता। संसद ही सर्वोच्च शक्ति है। जबकि अमेरिका में न्यायालय सर्वोच्च शक्ति है। न्यायिक पुनरावलोकन की जो शक्ति है अमेरिका में, वो बहुत विस्तृत है। वहां पर संसद के बनाए किसी भी संवैधानिक संशोधन को न्यायालय शून्य घोषित कर सकता है, किसी भी। पर भारतीय तो जुगाड़ में बहुत माहिर हैं। भारतीयों ने कहा कि नहीं, हम न तो ब्रिटेन की तरह अपनी संसद को बहुत ज़्यादा पावरफुल बनाएंगे, ना ही न्यायपालिका को अधिक पावरफुल बनाएंगे। हम तो समन्वय स्थापित करेंगे। यानी भारत में संसद के बनाए गए बहुत से नियमों पर या संशोधनों पर यदि वे संविधान का उल्लंघन करते हैं, अतिक्रमण करते हैं, तो न्यायालय पुनरावलोकन करते हुए उन्हें शून्य घोषित कर सकता है। और न्यायालय के कई आदेशों को पलटते हुए संसद को भी यह अधिकार है कि वे संविधान में संशोधन कर ले। तो भारत की संसद संप्रभु नहीं है। सीधा हमारा मतलब यहाँ पे यही है। यानी भारतीय संसद यदि कोई संविधान का संशोधन करती है तो वो फाइनल नहीं होता। न्यायपालिका उसे पुनः शून्य घोषित कर सकती है, जबकि ब्रिटेन में ऐसा नहीं होता। ब्रिटेन में संसद पूरी तरह से पावरफुल है, संप्रभु है, उससे ऊपर कोई नहीं। तो ये अंतर है भारत की संसदीय प्रणाली में और ब्रिटेन की संसदीय प्रणाली में। ठीक है, एक नोट और कर लीजिए आज का लास्ट। संसदीय प्रणाली की सरकार को इसको इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा, नया प्रश्न है ये। संसदीय प्रणाली की सरकार को निम्नलिखित नामों से भी जाना जाता है। निम्नलिखित नामों से भी जाना जाता है। पहला हो गया प्रधानमंत्री सरकार। क्यों? क्योंकि वास्तविक कार्यपालिका प्रधानमंत्री के पास होती है, तो इसे प्रधानमंत्री सरकार भी कहते हैं। इसे वेस्टमिंस्टर भी कहते हैं, वेस्टमिंस्टर। अब ये वेस्टमिंस्टर क्या है? तो ये कुछ नहीं है, क्योंकि संसदीय प्रणाली हमने ब्रिटेन से ली है और ब्रिटेन की जो संसद है वो लंदन में है, और लंदन में जिस स्थान पर है उसे वो स्थान है वेस्टमिंस्टर। तो भारत की संसदीय प्रणाली को वेस्टमिंस्टर सरकार भी कह देते हैं।
इसे उत्तरदायी सरकार भी कहते हैं। अभी अभी बताया कि यदि सदन का बहुमत प्राप्त नहीं है सरकार को, तो सरकार को इस्तीफा देना पड़ेगा। इसे उत्तरदायी सरकार भी कहते हैं, या इसे मंत्रिमंडलीय सरकार भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि इसके जो मंत्री होते हैं उन्हें विधायिका से ही चुना जाता है, तो इसे मंत्रिमंडलीय सरकार भी कहते हैं। तो दोस्तों, आज हमने संविधान की कुछ विशेषताओं पर चर्चा करी, जिसमें भारतीय संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। भारत के प्रावधान विश्व के कई अनेक संविधानों से ग्रहण किए गए हैं। इसके अलावा एकल नागरिकता का प्रावधान, संसदीय प्रणाली, इसके अलावा संविधान की भी कई विशेषताएं बाकी हैं जिन्हें हम अगले सेशन में पढ़ेंगे। तो दोस्तों, यदि आपको यह सेशन पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पर यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और बेल आइकॉन का बटन दबाना ना भूलिएगा, ताकि मेरे द्वारा डाली जाने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास समय तक पहुंचता रहे। धन्यवाद।